अपने व्यूअर्स को अपने पैनल के बारे में फिर से बता दूं तो हमारे साथ हैं डॉक्टर रितु प्रिया, MBBS PhD फ्रॉम द JNU सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ। और ऐसा कहा जा रहा है कि कई देशों में थर्ड और फोर्थ वेव आ चुकी है, तो इसको इट विल राइड ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक द एक्सटेंट ऑफ वैक्सीनेटेड पीपल, प्रिवेंशन ऑफ super spreader events and all types of crowds, and also detection of newer variants. क्योंकि अब सेकेंड वेव में fairly large number of people were infected, या लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक थे, अनटेस्टेड थे, वो 6 महीने तक उनको उनकी इम्यूनिटी रहेगी। जो लोग शुरू में जिनको वैक्सीनेशन हुआ उनकी भी 6, 8, 10 जितना भी पीरियड हो रहेगी। तो ये सब इम्पॉन्डरेबल हैं, लेकिन बात यह है कि थर्ड वेव के लिए जो भी तैयारी की जाएगी हेल्थ केयर सेक्टर की, वो अगर थर्ड वेव नहीं भी आती है तो आगे के लिए बहुत यूजफुल साबित होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो डॉक्टर रितु प्रिया, हम आपसे समझना चाहेंगे ये थर्ड वेव के बारे में। इस पूरे कोविड के दौरान जो जितनी अनसर्टेनिटी है वो तो आज भी कायम है। हमारी इतनी जानकारी इसके बारे में बढ़ने के बावजूद, इसलिए थर्ड वेव को स्पष्टता से प्रिडिक्ट करना कि वो सेकेंड वेव से ज्यादा होगी कि कम होगी, सीरियस होगी कि कम सीरियस होगी, अब ये कह पाना मुश्किल है और कोई भी इसके लिए मेरे ख्याल में अपना दांव इस पे नहीं लगाएगा। मगर हमें तैयारी तो इस हिसाब से करनी ही चाहिए कि थर्ड वेव आएगा और उतना ही सीरियस हो सकता है, अगर उससे ज्यादा नहीं होगा तो। जो डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही है, अभी तक जो उसका अब डेल्टा का नेक्स्ट वेरिएंट आ रहा है, वो अभी तक क्या पेशेंट्स की संख्या बहुत कम है और उनसे जितना लग रहा है वो और सीरियस नहीं है। मगर हम फिर और भी कोई वेरिएंट तुरंत नहीं आ जाएगा ये हम कह नहीं सकते। इसलिए ये एक मुद्दा है कि वेरिएंट्स कैसे आ रहे हैं, उनसे थर्ड वेव पे क्या असर पड़ेगा। मगर उसके अलावा हमारी खुद की तैयारी क्या है, जिसमें आपने वैक्सीनेशन गिनाया, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उसका। और दूसरा है कि हम स्वास्थ्य सेवाएं कैसी प्रदान कर पाते हैं थर्ड वेव जब आता है। हमने इन तीनों स्तरों पे पिछली बार में कमियां देखी हैं और अब उसको हम कितना पूरा कर पा रहे हैं, उसकी नजर से समझना पड़ेगा कि थर्ड वेव में हम क्या कर पाएंगे। डॉक्टर रितु प्रिया, आपके पास आते हैं। ये आपका यहाँ सवाल ये है, रिस्पॉन्स ऑफ आवर पब्लिक हेल्थ सिस्टम टू कोविड-19। तो ये हमारा इम्प्रॉपर रिस्पॉन्स रहा, लैक ऑफ रिस्पॉन्स रहा, इवन काउंटर प्रोडक्टिव रिस्पॉन्स रहा। कहीं मैंने देखा आप बात करती हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ डेटा एंड ऑपरेशनल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम ए पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड। और आप एक बात करती हैं, शू लेदर पब्लिक हेल्थ। तो इसके बारे में जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए। कि इस पूरे रिस्पॉन्स में एक तो सरकार किस पर निर्भर रही है, टेक्निकल नॉलेज के लिए। शुरू से ही उन्होंने ICMR को ये रोल थमा दिया, और जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, जिसका असली काम है डिजीज कंट्रोल करना, आउटब्रेक्स और एपिडेमिक्स का कंट्रोल करना, उसको लगभग किनारे रखा गया है। वो जो ICMR या नेशनल टास्क फोर्स तय करे, और वो कहाँ से तय करते हैं उसकी कोई जानकारी मिलती नहीं, किस आधार पे वो तय कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाने का कुछ काम NCDC को दे दिया गया है। जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स देश के हैं, उनको किसी भी टास्क फोर्स में लगा। टास्क फोर्स की अगर आप कॉम्पोजिशन देखेंगे, वो सब मेडिकल लोग हैं, चाहे वो एम्स के डायरेक्टर हों, चाहे वो नीति आयोग के सीनियर लोग हों, दे आर ऑल नॉट पब्लिक हेल्थ पीपल, दे आर ऑल मेडिकल पीपल, दे आर वेरी गुड क्लिनिशियंस एंड मेडिकल पीपल। वो हॉस्पिटल के भी इंचार्जेस हैं, वेदांता के हैं, एटसेट्रा। वो उन सब को अपना क्लिनिकल काम कैसे बढ़िया से किया जाए फॉर कोविड पेशेंट्स, उसके लिए उनको जरूर पूरे जोर से लगाना और लगना चाहिए। मगर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस में पब्लिक हेल्थ नॉलेज और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल ना करना, और इस पे स्टेटमेंट हमारे इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के जॉइंट स्टेटमेंट्स अब 3-4 आए हैं कोविड पे। उनकी नजर से उन्होंने रखा है सरकार के सामने और जनता के सामने, उनको क्या लगता है कैसे इसको हैंडल किया जाना चाहिए देश में।
और उसमें भी उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि पब्लिक हेल्थ की नजर से काम हुआ ही नहीं है। और उसमें मैं दो एक चीजें जो उन्होंने भी पॉइंट आउट करी हैं, पर जो मेरी नजर से लगता है पब्लिक हेल्थ की नजर से होनी चाहिए थी, और कुछ तो स्पष्टता से आई गई है डिस्कशन में इन 2 राउंड्स में देख के, पिछले साल भी और इस साल के सेकेंड वेव से। मगर थर्ड वेव के लिए उसमें से हम कितनी सीख ले रहे हैं, ये आज की तारीख में देखना जरूरी है। और इस पैनल पे जिस तरह से आप कह रहे हैं, पब्लिक हेल्थ का मूल एक जो इस्तेमाल किया गया है वो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, आइसोलेशन। वो ऑन द ग्राउंड, जिसको हम शू लेदर पब्लिक हेल्थ कहते हैं, जो लोग घर घर जाके करते हैं, वैसा एक पब्लिक हेल्थ का रिस्पॉन्स वो स्थानीय स्तर पे और डिसेंट्रलाइज ढंग से ही हो सकता है, वो सेंट्रलाइज हो नहीं सकता। तो राज्यों ने, जिन राज्यों के पास वो कैपेसिटी थी, कुव्वत थी वो करने की, एक्सपीरियंस था, उनको ये फ्रीडम दी गई करने की, उन्होंने कर लिया। जैसे केरल है, जैसे हमने बॉम्बे में सेकेंड राउंड में देखा, उन्होंने डिसेंट्रलाइज ढंग से वार्ड लेवल पे इस तरह का एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया, वार्ड लेवल पे वॉर रूम्स बनाए, और उसके तहत कोलैबोरेटिव और कोऑर्डिनेटेड काम हुआ, प्रिवेंशन का भी, ट्रीटमेंट का भी, कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन जनता की क्या नीड है, किसको कहाँ जरूरत है, और कहाँ आपकी टीम्स है, कहाँ एम्बुलेंस है, कहाँ ऑक्सीजन और ये सप्लाई अवेलेबल है, वहां सब कोऑर्डिनेट करने का काम। इस तरह का एक ऑन द ग्राउंड काम की जो जरूरत थी, उसकी कोई तैयारी आज की तारीख में भी सेंट्रल लेवल से दिखती हुआ ऐसा नहीं लगता। इनफैक्ट इसके लिए जो अर्जेंसी चाहिए थी वो, और खासकर रूरल एरिया के लिए, शहर में तो देखिए फिर मीडिया है, ये है, तो दबाव एक बन जाता है, और जो हमने सेकेंड वेव में देखा, भागते दौड़ते कुछ ना कुछ चल पड़ता है। मगर रूरल एरिया के लिए तो अभी 16 मई को सरकार, मिनिस्ट्री ने एक SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निकाला फॉर पेरी अर्बन, रूरल एंड आदिवासी पॉपुलेशंस। और उसका शुरुआती लाइन है कि हालांकि अभी ये समस्या अर्बन ही है, शहरी ही है, फिर भी ग्रामीण इलाकों के लिए कुछ तैयारी करने की जरूरत है। ये वो इस साल के 16 मई को कह रहे हैं, जब रूरल एरिया से इतने उसके सीरियस असरों दिख रहे थे सब। तो और पूरा जो फिर SOP बना है, उसमें कहीं अर्जेंसी की वो नहीं आती, कहीं अर्जेंसी दिखती नहीं कि आपको अर्जेंटली रिस्पॉन्ड करना है। मेजर रिस्पॉन्सेज जो है, अभी ऑक्सीजन का जैसे अब तैयारी हो रही है थर्ड वेव के लिए, तो हॉस्पिटल लेवल पे ऑक्सीजन प्लांट्स बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बनने ही चाहिए थे, वो पहले हो जाना चाहिए था, अब हो रहा है, वेरी गुड। मगर उससे ये तय नहीं होगा कि वो ऑक्सीजन और जहां लोअर लेवल्स पे जरूरत है वहां तक पहुंचेगा कि नहीं। वहां पहुंचेगा तो उसको इस्तेमाल करने की मैन पावर आपके पास होगी कि नहीं जो सही इस्तेमाल करे। उसके लिए जो पूरा एक स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल्स का हमारे पास एक नेटवर्क है देश भर में, ग्रामीण इलाकों में, उसका इस्तेमाल हम अगर सही रैशनल ढंग से करें, और उसको सप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। अगर सेकेंड वेव जैसा थर्ड वेव आ गया तो रिस्पॉन्स आपको ग्रामीण में और ज्यादा होगा भयंकर इस बार, क्योंकि वहां पे वो सेकेंड वेव जैसा होगा, जैसा शहर के लिए सेकेंड हुआ वैसा अब वहां, और जो इंटीरियर में अब पिछली बार पहुंचा वहां वो ज्यादा घातक हो जाएगा। तो प्राथमिक स्तर पे अभी भी हम क्या कह रहे हैं वर्कर्स को करने का, आप जाइए टेस्टिंग, आइसोलेशन, टेस्टिंग करें। अब जिस स्तर पे फैल चुका है, जो कम्युनिटी स्प्रेड है, उसके दौरान टेस्टिंग ट्रेसिंग नहीं की जाती पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस के हिसाब से। अब आप मान लीजिए कि सिंड्रोमिक मैनेजमेंट करना है आपको, जिसको सिम्टम्स हैं, जो आपने एपिडेमियोलॉजिकली कलार कर दिए कि ये सिम्टम्स कोविड के सिम्टम्स हैं, पैंडेमिक की परिस्थिति में आप उसको मान लेंगे कि वो कोविड केस है, और उसके लिए जो 80% माइल्ड रहेगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको छोड़ दें अपने ही हाल पे, क्योंकि जो डर का माहौल है, जो एश्योरेंस की बात अभी डॉक्टर सिंघल ने और डॉक्टर राजीव ने डॉक्टर्स के लिए करी है, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, कि उनको वो एश्योरेंस नहीं है, वो सारी जनता को भी चाहिए। जब उसको सिम्टम होने लगते हैं तब उसको एक तरह की एश्योरेंस चाहिए। उसको क्या पता कि वो उस 20% में होगा कि नहीं जो मॉडरेट और सिवियर की तरफ बढ़ जाएगा। पहले दिन कोई भी नहीं कह सकता, ना कोई डॉक्टर उसको कह सकता। तो एक लेवल पे उसको एश्योरेंस, उसको कुछ सुपरविजन और मॉनिटरिंग की जरूरत है। अगर आपकी आशा, ANM, MPW जो वैसे ही हमारे पास सामान्य परिस्थितियों में शॉर्टेज है, में मालूम है कि 20-30%
मेल वर्कर नहीं है, 14% एएनएम नहीं है, 24% डॉक्टर, उस सब परिस्थिति के चलते आप और मैन पावर कैसे बढ़ाएं उस इलाके में, उसके लिए आपको वॉर फुटिंग पे काम कर, और ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हम, आपको कम्युनिटी वॉलंटियर्स बन सकते, क्योंकि काम सामान्य है, कोई ऐसा इसमें टर्शरी लेवल का नहीं है कि आपको पीपी पहन के और ऑक्सीजन वेंटिलेटर चलाने हैं। आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, क्या नहीं करना है और क्या करना है, उसकी तो आप 2 दिन की ट्रेनिंग करके टीचर्स की कर सकते हैं, यूथ की, एजुकेटेड यूथ की जो इलाकों में है उनकी कर सकते हैं, जो आपके सब जगह जो ग्रामीण इलाकों में सबसे पहला मेडिकल केयर देते हैं, जिनको हम क्वैक कह के छोड़ देते हैं, आज की तारीख में आप उनको अपने नेटवर्क में लाइए और उनको ट्रेनिंग दीजिए कि वो सही काम करें गलत के बजाय, और गलत से और नुकसान हमारे लोगों का होगा, उनको सही जानकारी दे देंगे तो वो तो है ही पहले अवेलेबल लोगों के पास, वो सही उनको सलाह दे पाएंगे। और फिर सेकेंडरी लेवल के लिए जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है मॉडरेट को, तब आपको हब्स बनाने की जरूरत है, ऑक्सीजन हब जो पास के पास हो, तो जहां जिस राज्य में पीएचसी सीएचसी अवेलेबल है वहां पे, जहां नहीं है वहां आप, जहां चौराहे मिलते हैं वहां पे आप एक हब बनाएं, वहां पे एक इस तरह का वॉलंटियर विद मेडिकल ओवरसाइट बने, टेलीफोन से जगह जगह लोगों ने नेटवर्क्स बनाए, और वॉलंटियर खुद डॉक्टर्स ने जो घर बैठे हैं वो वॉलंटियर कर रहे हैं कि हम नेटवर्क्स ऐसा बना के लोगों को सलाह दे सकते हैं। इसकी तैयारी ये सब राज्य स्तर पे, राजकीय स्तर पे होनी चाहिए थी, मगर दिख नहीं रही है कहीं होती। ट्रांसपोर्ट कैसे फिर ग्रामीण और सेकेंडरी लेवल, जहां जो मैं कह रही हूँ हब बनने चाहिए कम्युनिटी के करीब, वहां से कैसे आप जब उसको अस्पताल की जरूरत पहुंचाएंगे, अगर ये एश्योर्ड इंतजाम हो जाए तो लोग भागे दौड़ते सीधे अस्पताल नहीं पहुंचेंगे और वहां की दिक्कतें डॉक्टरों की भी और खुद की भी नहीं बढ़ाएंगे। और ये तैयारी हम उम्मीद करते हैं होनी चाहिए, महीने इसी के काम के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। जी थैंक यू। डॉक्टर रितु प्रिया, आपका भी एक क्लोजिंग स्टेटमेंट हो जाए कि आगे ठीक है हम लोगों ने बुराइयां तो बहुत की और वो जरूरी थी, तो अब क्या करना चाहिए, आपने बताया, थोड़ा और अगर ब्रीफली बताएं कि अब क्या, व्हाट वुड बी द राइट थिंग टू डू राइट अवे। With these months now that are available with the government, इन महीनों में एक तो बहुत थरा स्टॉक टेकिंग होना चाहिए कि क्या हुआ, और जहां जहां ठीक हुआ, जिन हॉस्पिटल से बेस्ट रिजल्ट्स निकले, जहां डेथ्स नहीं हुई, जो आपने ट्रायल्स शुरू करे थे, इन सब का एक स्टॉक टेकिंग कि इनमें से क्या आपका निकल रहा है, और उससे गाइडेंस लेके, एक गाइडेंस हम लेते हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स दुनिया भर में हो रहे हैं और हमारे कुछ एम्स जैसों में हो रहे हैं, एक जो एक्चुअल ऑन द ग्राउंड लोगों ने किया, जो डॉक्टर्स ने ट्राई करी दवाइयां और वो काम करी, उनको आप कैसे ले जाते हैं, वो एक स्टॉक टेकिंग का हिस्सा। मैं ये भी कहूंगी कि आयुष मिनिस्ट्री ने भी अपनी तरफ से अटेम्प्ट करी है क्लिनिकल ट्रायल्स करने की, आयुष के कई दवाइयों की जिनका असर अब तक रिजल्ट आने चाहिए हमारे पास, उनका भी स्टॉक टेकिंग होना चाहिए, और उनसे भी कुछ निकलता है तो इंक्लूड की जाने चाहिए गाइडलाइंस, मेन गाइडलाइंस में, ताकि देश भर में उन पे भी अमल हो सके और उसका भी फायदा लोगों को मिले। ये एक तरफ है। दूसरा पब्लिक हेल्थ स्टॉक टेकिंग, कि आपका डेटा कैसा था, आपकी डेटा ट्रांसपेरेंसी को क्या हुआ, काफी मीडिया में निकला ही है अबाउट डेथ्स का डेटा जैसे है और कितना उसका अंडर, उसकी स्टॉक टेकिंग, उससे आप क्या आगे के लिए सीख लेते हैं कि अगर आपका ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो ये एश्योरेंस कहाँ से आएगा जनता में। आपको डेटा ट्रांसपेरेंसी से दिखा के एक डेथ्स का और केसेस कैसे हुए, दूसरा जो वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, उसका फॉलो अप किया जा रहा है। उनके जितना भी डेटा सरकार के पास आ रहा है, कमिटी बैठी है जो एक एक को फॉलो कर रही है। इसको ट्रांसपेरेंटली अगर जनता के सामने लाया जाए तो दिखेगा भी कि कितने लोगों पे असर होता है और कितना फायदा होता है। दोनों को, जनता में इतनी विजडम है कि वो देख सकते हैं, वे कर सकते हैं फायदे और नुकसान। मगर अगर दहशत रहेगी कि पता नहीं क्या होता है ये वैक्सीन देने से, तो वो दहशत का आप हल निकाल ही नहीं पाएंगे, ना आप सर्विसेज दे रहे हैं। और ये तो पोलियो के समय से हम देख रहे हैं, जिनको आप सर्विसेज देते नहीं, जब आप उसके पास सिर्फ टीका लेके पहुंच जाते हैं तो वो कहते हैं ये कौन सी सरकार, क्यों हमारी ऐसी सडनली हो गई, टीका लेके आ गई है, और बाकी जब हमें जरूरत पड़ती है तब तो नदारत रहते हैं हेल्थ वर्कर। तो ये तो पूरा सर्कुलर वो है, आपको सर्विसेज बनाना, डेटा ट्रांसपेरेंसी करना, कम्युनिकेट ढंग से करना,
ये सब जुड़े हुए पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज हैं और इन्हीं के लिए पब्लिक हेल्थ वाली एक्सपर्टीज चाहिए। इसके लिए मेडिकल केवल काम नहीं करेगा और मेडिकल वाले का भी क्लिनिकल का स्टॉक टेकिंग होना चाहिए ढंग से। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।